पहले सवाल से मैं शुरुआत करूंगी कि नए सुप्रीम लीडर को चुन लिया गया है, इसको आप कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं और क्या यहाँ से आप कुछ बदलता देख रहे हैं इस पूरी वॉर सिचुएशन में? देखिए बुशरा जी, नए लीडर का चुनाव वाकई ऐतिहासिक है और क्रांतिकारी कदम है, इसलिए क्योंकि अमेरिका इजराइल ने धमकी दे रखी थी कि जो नए लीडर चुने जाएंगे वो अमेरिका की मर्जी से चुने जाएंगे। ट्रंप ने वेनेजुएला मॉडल सामने रख दिया था। ट्रंप ने कहा था कि वेनेजुएला में जब मथुरो को उन्होंने उठाया, उसके बाद जो डेल्ची रोड्रिगेज हैं, जो इस समय प्रेसिडेंट है, एक्टिंग प्रेसिडेंट वेनेजुएला की, वो उनकी मर्जी से हुई। जबकि सच्चाई ये है कि वेनेजुएला में वो सेकंड इन लाइन थी वैसे भी। खैर, तो ट्रंप ने वो एग्जाम्पल लिया और कहा कि ईरान में भी हम वैसे ही चाहते हैं, यानी हमारे इंटरेस्ट का आदमी हो वो चुना जाए। ट्रंप को कोई आइडिया नहीं है सुप्रीम लीडर कौन होता है, ट्रंप को कोई आइडिया नहीं है कैसे चुना जाता है। ट्रंप बस वो एक बात कह रहे थे कि सुप्रीम लीडर मेरी मर्जी का होना चाहिए। लोगों ने कहा कि ऐसी की तैसी में जाओ, तुम्हारी मर्जी का नहीं होगा। और यहां पर उन्होंने कंटिन्यूटी मेंटेन रखी। देखिए, मुश्तबा खामनेई अली खामनेई के दूसरे बेटे, और उनका जो इतिहास रहा है वो लंबे समय से डिफेंस मामलों में खास तौर पे और एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज पे, सिक्योरिटी इश्यूज पे उनका अपना एक नेटवर्क पूरा ईरान में मौजूद है। और जब मैं ईरान में था तो इस तरह की बात हमने सुनाई, हमने देखी थी कि मुश्तबा खामनेई और जो अली रजा आराफी हैं, जो इस समय इंटरिम सुप्रीम लीडर कल तक थे, ये दोनों लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक तरह से जो शहीद अली खामनेई हैं या शहीद इमाम खामनेई, उनकी आंख और कान थे वो। तो इसलिए देखिए, यहां पर जो एक इनको बनाया गया है, ये अमेरिका इजराइल को मैसेज है। दूसरी बात अमेरिका कह रहा था कि कोई भी नया सुप्रीम लीडर होता है तो हम उसको असैसिनेट कर दें। अब यहां पर बात यह आई कि अमेरिका इजराइल का यह कैलकुलेशन था कि कोई सुप्रीम लीडर अनाउंस ही नहीं होगा, और क्योंकि कोई सुप्रीम लीडर अनाउंस नहीं होगा तो वो उसको इस चीज से जोड़ रहे थे कि ईरान का मोरल डाउन हो जाएगा, ईरान की सेनाओं का मोरल डाउन हो जाएगा, ईरान का पूरा जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है जिसमें सुप्रीम लीडर ही अल्टीमेट होता है, वो पूरा एक तरह से वैक्यूम में चला जाएगा। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे थे कि ये अभी जिस तरीके से सुप्रीम लीडर का चुनाव हुआ है और सुप्रीम लीडर को बैठाया गया है, और मुश्तबा खामनेई को, यानी उन्होंने ये तक कह दिया है कि ये देखिए खामनेई के बेटे हैं, ये कंटिन्यूटी एस्टैब्लिश करते हैं, और अगर तुम्हारी हिम्मत है तो इनको असैसिनेट करके दिखाओ। अच्छा, दूसरी बात, जो एक जूइश अमेरिकन इंटेलेक्चुअल है नॉर्मन फिंकलस्टाइन, उन्होंने एक अमेरिका में क्या मैसेज गया है वो बताया। उन्होंने कहा है कि ये मत भूलो कि अमेरिका ने 20 साल खर्च किए, अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए, 4 राष्ट्रपति उनके एक के बाद एक आए, और फिर भी तालिबान वॉज रिप्लेस्ड बाय तालिबान इन अफगानिस्तान। तो कहने का मतलब ये है कि वो यही कह रहे हैं कि देखिए कुछ फायदा नहीं हुआ, खामनेई हैज बीन रिप्लेस्ड बाय खामनेई। ये जो देखिए मैसेज है, ये बहुत बड़ा है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के लिए, ये बहुत बड़ा मैसेज है। इससे ये साफ नजर आता है कि जो मिलिट्री हार ईरान ने दी है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल हार है वो कितनी बड़ी अमेरिका इजराइल की हुई है। जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर दिख रहा है कि पॉलिटिकल हार किस तरह से हुई है, क्या सोचा था और कहां आकर खड़े हो गए। लेकिन अमरीश जी, अब इस जंग को यहाँ से आप कैसे आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? तेहरान की वो तस्वीरें हमने देखी और जाहिर सी बात है वो फिक्र की बात है, और डीसैलिनेशन प्लांट, यानी कि अब ये तेल और पानी पर क्या आके टिक गया है? क्या स्ट्रैटेजी अब ये है या फिर कुछ और अब आगे होता हुआ देख रहे हैं? ईरान की स्ट्रैटेजी भी क्या देख रहे हैं आप, और इजराइल और अमेरिका की भी? देखिए, ईरान, अभी अमेरिका ने इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान का हिट किया, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसमें जो एसिड रेन हुई और सब कुछ, जो लोग कह रहे हैं तेहरान की तबाही नहीं है। हाँ, वो क्या होता है कि जब आप ऑयल फैसिलिटी को हिट करते हैं, तेल बहता है, तो फिर वो बारिश की शक्ल में आता है, उसी को एसिड रेन कहते हैं। उसके लिए एक जो इंतजामात हैं वो ईरान ने किए हुए हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ईरान ने बहराइन की ऑयल फैसिलिटी पे मारा,
और कतर की ऑयल फैसिलिटी पे मारा और हाइफा पे मार दिया। और हाइफा पे जो अटैक हुआ है ईरान में, वो कोऑर्डिनेशन में, हिजबुल्लाह के साथ कोऑर्डिनेशन में हुआ है। तो अब देखिए जो हाइफा में ईरान ने मारा है, इसको लेके एक बड़ा बवाल हो गया है, क्योंकि वहां पर हाइफा ऑयल रिफाइनरी, जिसपे जून 2025 में भी मारा था, वो थोड़ी बहुत फिर से फंक्शन करना शुरू हुई थी और फिर ईरान ने वहां मार दिया। तो इसलिए जो इजराइल का भी हुक्का पानी पूरा बंद करने का इंतजाम, इजराइल में फ्यूल शॉर्टेज इस समय है, रेशनिंग हो रही है फ्यूल की, यहां तक कि वहां पर जो बंकर्स हैं, वो बंकर्स उसमें जो इजरायली जाते हैं, उन बंकर्स को ईरान की मिसाइलें भेज रही हैं। ये बात इजराइल ने भी दबे जुबान से ही सही एक्सेप्ट की और इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स भी बोल रहे हैं इस पे। और जबकि गोदी मीडिया या दुनिया का गोदी मीडिया भी वहां अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स है, खुद इजरायली कई बार वीडियो डाल रहे हैं। एक भारतीय वहां फंस गया था, उसने जो कहा है वो सबके सामने। तो अभी आप देखिए कि जो जंग जिस स्थिति में खड़ी है, उसमें देखिए दो बातें हुई। एक तो ये कि ईरान ने जब से जंग शुरू हुई है, जो केंद्रित यूएई पे मारा, वो यूएई पे क्यों मारा, मतलब यूएई प्लस कतर और जो जितने मिडिल ईस्ट के देश है, सऊदी अरेबिया भी, उन्होंने वहां पर जो अमेरिका की एक तरह से आंख थी, अमेरिका की जो आंख थी, उसका रडार सिस्टम, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। कतर में एक 1.1 बिलियन का FPS 132 रडार, दुनिया में केवल 6 हैं, और अमेरिका ने उसको ग्रीनलैंड में लगाया हुआ है, और ग्रीनलैंड में वो रशिया तक की मिसाइल इंटरसेप्ट कर सकता है। सैटेलाइट इमेजरी आई है कि वो नष्ट हो चुका है। उसके बाद TPY-2 जो मिसाइल्स, जो रडार सिस्टम्स, थार्ड उनका एयर डिफेंस सिस्टम, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, यानी थार्ड ठीक से ऑपरेट करे, उसके लिए TPY-2 बहुत जरूरी है। तो ये कुवैत में और उसके साथ साथ जॉर्डन में कई जगह TPY-2 जो रडार्स हैं, वो ईरान ने डिस्ट्रॉय कर दिए। थार्ड बेकार हो गया। देखिए कुल 8 थार्ड इंस्ट्रूमेंट हैं जो इंटरसेप्ट करते हैं मिसाइल अमेरिका के। हर एक जो है वो $1 बिलियन का है, और वो दुनिया में 8 है, और उसमें ज्यादातर मिडिल ईस्ट में एम्प्लॉयड है। 2 जो है साउथ कोरिया और गुआम में एम्प्लॉयड, मतलब अमेरिका का वो स्ट्रेटेजिक वेपन है। उसको इन्होंने तो मतलब थार्ड की जो ऑपरेशनल वैल्यू है वो खत्म हो गई। जब बिना रडार के थार्ड क्या इंटरसेप्ट करेगा, उसके बाद तो उसको बेकार कर दिया। उसके बाद अब अमेरिका की स्थिति है कि वो पेट्रियट मिसाइल्स पे जाए अपने एयर डिफेंस के लिए। तो पेट्रियट मिसाइल्स में जो PC-3 उसमें जो उसकी मतलब पेट्रियट सिस्टम्स पे जाए, पेट्रियट सिस्टम्स में जो PC-3 मिसाइल यूज होती है वो कम पड़ गई हैं, और अमेरिका PC-2 यूज कर रहा है जो 2000 में मैन्युफैक्चर हुई थी। तो हर जगह आप देखिए अमेरिका के सामने ये संकट आ गया है कि जो उसके एयर डिफेंसेस, जो रडार सिस्टम ध्वस्त किया, और फिर कुवैत में हेलीकॉप्टर बेस ध्वस्त कर दिया। और हेलीकॉप्टर इनके बहुत इंपॉर्टेंट है सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में। अमेरिका ने अभी तक माना है कि 8 सोल्जर्स उसके मारे गए, जबकि सच्चाई ये है कि अली लारिजानी ने, ईरान के जो अभी सुप्रीम काउंसिल जो वहां बनी है उसमें है, अली लारिजानी ने कहा है कि हमारे पास तो कई अमेरिकन सोल्जर्स बंदी हैं। कई अमेरिकन सोल्जर्स बंदी मतलब कि जो कई अमेरिकन जहाज ईरान के ऊपर गिराए गए हैं, जिनके बारे में इजराइल अमेरिका ने पुष्टि की थी, लेकिन कहा था कि पायलट्स को हमने बचा लिया है, पायलट्स इजेक्ट हो गए। तो हो सकता है पायलट्स इजेक्ट हुए हों, लेकिन उनको ईरान ने बंदी बना लिया। और अभी वो कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है और हम एक दिन इसको जाहिर करेंगे। दूसरी बात, जो अमेरिकन कैजुअलिटीज है, कुवैत के एक बेस पे जो मारा था अभी 2 दिन पहले, उसमें 200 अमेरिकन सोल्जर्स के हताहत होने की खबर। देखिए ये बात जो ईरान की तरफ से आ रही है, ईरान के सुप्रीम हेडक्वार्टर्स की तरफ से आ रही है। और अमेरिका की ये टेंडेंसी है, वियतनाम वॉर में हमने देखा कि पहले जो उनके मृतक हैं वो डिनाई करते हैं, उसके बाद जब बॉडी बैग्स और कॉफिन्स जब अमेरिका पहुंचने लगते हैं, तब वो राज खुलता है कि कितने अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए। 10 साल के वियतनाम वॉर में 58,000 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए थे, जो बाद में इनको एक्सेप्ट करना पड़ा, और जिसको लेके इतना बड़ा प्रोटेस्ट यूएसए में हुआ कि वियतनाम वॉर में अमेरिका को सरेंडर करना पड़ा। तो ये देखिए, एक जो वियतनाम वॉर का ट्रॉमा है अमेरिका में, वो एक अलग रोल प्ले कर रहा है, साइकोलॉजिकल रोल। वहां की जनता
जो अभी लेटेस्ट ओपिनियन पोल यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड ने किया है, उसमें साफ हो गया है कि केवल 21% अमेरिका की जनता युद्ध के पक्ष में, 21%, बाकी सब के सब युद्ध के विरोध में, भयंकर विरोध है अमेरिका। अच्छा, अब देखिए जो इंटेलेक्चुअल ओपिनियन है, यूरोप पे आइए। यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन अभी तक उसने अपनी फोर्सेस कमिट नहीं की हैं। ट्रंप ने गाली भी दी है, बल्कि गाली क्या मतलब, उन्होंने अपने अंदाज में यूके को बुरा भला भी कहा है। स्पेन, अभी आज वीडियो में देख रहा था कि एक कोई समिट चल रहा था, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर थे और ट्रंप थे, और स्पेन ने मना कर दिया कि हम अपने जो यूएस बेसिस स्पेन में, वहां से हम उनको इस्तेमाल नहीं होने देंगे ईरान पे हमले के। तो ट्रंप ने फिर से ही यूज द एफ वर्ड फॉर स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर और कहा सिट द एफ हियर। ये हालत है। आप देखिए ये डेस्परेट। और फिर ट्रंप का लेटेस्ट बयान जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर सीज फायर की बात होगी तो नेतन्याहू से कंसल्टेशन में होगी। इसका मतलब यह है कि बेसिकली ट्रंप ने जो ये पूरा अभियान चलाया, यह अभियान कोई बिना किसी प्लानिंग के था, हड़बड़ी में था। इनकी सोच थी कि हम इमाम खामनेई को असैसिनेट कर देंगे, 2 दिन में ईरान सरेंडर कर जाएगा। और सोचिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जो लोग ईरान को वेनेजुला समझे हुए थे, आपने अपनी इंटेलिजेंस की नहीं सुनी। नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड खिलाफ थी वॉर के, जेडी वैंस खिलाफ थे वॉर के। ये सारी चीजें, इंटेलिजेंस इनपुट्स जो आ रहे हैं वो ये थे कि अभी रुक जाइए, अभी बहुत जल्दी है, अभी ईरान के पास जो वैरायटी है, ईरान के पास जो स्ट्राइक बैक करने की क्षमता है, उसके हमारे पास एनालिसिस ही नहीं है। ये सारी बातें हो रही थी, लेकिन ट्रंप ने हमला कर दिया। क्योंकि यहूदी लॉबी का प्रेशर है। देखिए सीधा, अब इसको सीधा कहना चाहिए, जो ज़ायनिस्ट लॉबी है, यहूदी लॉबी, उसका इतना प्रेशर था, वो ऐसे ही ऑपरेट करती है क्योंकि वो शॉर्ट टर्म गेन्स देखती है। उसको तुरंत हमला चाहिए था, तुरंत स्टॉक मार्केट गिरे, फिर उसमें वो कोई बहुत बड़ा फायदा उठा लें, इस तरीके से वो काम करते। और इसमें उन्होंने ट्रंप को फंसाया और ट्रंप फंसने को भी तैयार है, ट्रंप को भी मोटी रकम मिली होगी। तो लेकिन सवाल यह है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। ग्राउंड पे जो रशिया और चाइना ने जो ईरान को ज्वाइन कर लिया है, और अब तो खुल के आ गए। रशिया तो खुल के आ ही गया, चाइना तो इलेक्ट्रॉनिक। देखिए रशिया ह्यूमन इंटेलिजेंस में सपोर्ट कर रहा है कि अमेरिकन सोल्जर्स कहां कहां किस किस होटल में छुपे हुए हैं, दुबई में और सब जगह। क्योंकि जब अमेरिकन बेसिस पे हमला किया ईरान ने, तो अमेरिकन सोल्जर्स होटल की तरफ भागे। रसल खैमा, फुजैरा, दुबई, बहराइन में भी एक अमेरिकन स्ट्रीट है। तो वो इंटेलिजेंस रशिया ने दी, इस पे न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट भी की थी। और वहां पर ईरान ने मारा, उसी में अमेरिकन सोल्जर्स बहुत मारे गए। उसके बाद वो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, अभी देखिए मेरे ख्याल से आज 9 है, तो 6 मार्च को ईरान ने स्ट्राइक की थी एक इजराइल के बेहद सीक्रेट न्यूक्लियर साइट पे। उस साइट का नाम है सिदोत मीका। बहुत लोग जानते नहीं, वहां कोई वहां तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, कोई रनवे नहीं है। वहां पर 4 इस तरह के बॉम्ब शेल्टर्स बने हुए हैं जो किसी भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को झेल सकते हैं। लेकिन ईरान ने वहां मिसाइल मारी, उसका जो दरवाजा, एक जिसको कहा जाता है दरवाजा उस तरह से नहीं, लेकिन एक जो उसका बैरियर है, जो उसके एंट्रेंस का, क्योंकि उसको ऐसे दिखाया गया है जैसे वो कुछ वहां है नहीं, लेकिन एक्चुअली ईरान की जो सबसे इंपॉर्टेंट आईसीबीएम्स है, न्यूक्लियर टिप, जिसको जेरिको आईसीबीएम्स कहते हैं, वो वहीं पर है सिदौत मीका में, और ईरान ने वहां मार दिया। तो अब आप देखिए कि जो, और ये जो मारा है, ये चाइना की इलेक्ट्रॉनिक जो इंटेलिजेंस है उसके बिना नहीं संभव था। तो रशिया की ह्यूमन इंटेलिजेंस, चाइना की इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, ये पूरी तरह से ईरान के साथ है। और उसके बाद अमेरिका भी इस बात को समझ रहा है, और अमेरिका अब ये कह रहा है कि हम रशिया और चाइना के खिलाफ एक इनडायरेक्ट वर्ल्ड वॉर ही लड़ रहे हैं। ये बात भी सामने आई है कुछ अमेरिकन ऑफिशियल्स की। तो ये देखिए सूरत हाल है जंग का। जी जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण बातें आपने कही है, क्योंकि लोगों को ये जानने में बहुत इंटरेस्ट है कि आखिर चाइना और रशिया कहाँ हैं इस वॉर में। लेकिन अब खुलकर, अब तो बयान, तमाम चीजें अब तो खुलकर सामने आ गए हैं। अब ये कोई ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन दी जा रही है या हेल्प की जा रही है, लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। अब तमाम तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं, वो हम सब देख रहे हैं। मैं प्रोफेसर मरांडी को सुन रही थी, अमरीश जी, और वो सीधे तौर पे कह रहे थे कि क्या हमें पता है कि आगे और बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा
और ज्यादा हम भयावह यहाँ पर खतरनाक स्थिति हो सकता है ईरान में हमें देखने के लिए मिले, हो सकता है मैं भी उसमें जिंदा ना रहूं, लेकिन हम कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। इस बार आर या पार की लड़ाई है। ये ईरान के लोगों को, इन इंपीरियलिस्ट जो ये ताकतें हैं, इनसे हमेशा के लिए, और ना सिर्फ ईरान बल्कि मिडिल ईस्ट को इससे आजाद करने की हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या आपको भी ये लगता है कि इस बार की जो लड़ाई है ये बिल्कुल आर पार की छेड़ी गई है? शुरुआत भले ही इजराइल और अमेरिका की तरफ से की गई है, लेकिन ईरान पूरी तरीके से तैयार ये था कि अगर इस बार कुछ हुआ तो वो नौटंकी नहीं होगी कि 10 दिन कर लिया, 12 दिन कर लिया, फिर सीज फायर, फिर आप दोबारा धमकी देंगे, फिर गुंडागर्दी कहेंगे, तो ये सब नहीं होगा। और दूसरी बात, अब खुल के अमेरिका भी सामने आ गया है। मैं सुन रही थी फॉक्स न्यूज पर बैठे हुए अमेरिकन सरकार के रिप्रेजेंटेटिव, वो कह रहे थे कि इन टेररिस्ट के हाथ से हम तेल छीनेंगे और तेल पर हमारा पूरा कब्जा होगा, ताकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए जो ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये ब्लैकमेलिंग हमेशा के लिए बंद हो। तो प्रिटेंस भी नहीं रह गया है कि आखिर क्यों उन्होंने ईरान के ऊपर ये हमला किया है। नहीं, देखिए बुशरा जी, प्रिटेंस रहना भी नहीं चाहिए, और अच्छा ही ये प्रिटेंस गिर गया है। देखिए ईरान इस समय एक जिहाद पे है, और वो जिहाद क्या है? वो जिहाद है कि मिडिल ईस्ट से इजराइल अमेरिका को खदेड़ देना, वंस एंड फॉर ऑल। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये मुस्लिम वर्ल्ड को समझना चाहिए। ये जनरल जो ग्लोबल साउथ के लोग हैं, भारत में खासतौर पे, उनको समझना चाहिए कि जिहाद पे ईरान है। बार बार दिमाग में अपने ये डालें, वो जिहाद इस समय कर रहा है, और वो जिहाद सिर्फ इमाम खामनेई का बदला लेने के लिए नहीं है, वो तो है ही, क्योंकि फतवा आ चुका है वहां पर। ईरान में सारे जो मुस्लिम क्लरिक्स हैं, उन्होंने फतवा दे दिया है कि अब इट इज लेजिटिमेट टू टारगेट अमेरिकन इंटरेस्ट एवरीवेयर इंक्लूडिंग अमेरिकन लीडर्स। वो एक उसका अलग डायमेंशन है। लेकिन ये जो देखिए जिहाद जो ईरान ने पूरा लॉन्च कर दिया, इसमें देखिए शहादतों के लिए ईरान तैयार है, और सैयद मोहम्मद मरांडी खुद हिट लिस्ट में है। हम मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, मैं उनसे मिला था, उसकी सारी पिक्चर्स हैं। बात यहाँ पर यह आ रही है कि देखिए वो भी पूरी तरह से तैयार हैं कि अब कुछ भी होगा, क्योंकि वो भी फाइटर रहे। ईरानी क्रांति में आप उनकी फोटो देखिए, अहमदीजाद के साथ अमेरिका ने जो ईरान में जो 1980 में जो अमेरिकन एम्बेसी को कैप्चर किया था, बहुत फेमस वो किस्सा, उस पर फिल्में भी बनी है, उसमें ये भी थे, सैयद मोहम्मद मरांडी भी थे एज अ फाइटर। और अभी जो मुश्तबा खामनेई है, ये भी फाइटर है। अली खामनेई खुद फाइटर थे, ईरान इराक वॉर में फ्रंट लाइन पे लड़े थे। तो अब यहाँ पर अब ये जो देखिए बात आ रही है, अच्छा अमेरिका अब क्या सोच रहा है? अमेरिका को ये लग रहा है कि मिसाइल वॉर में हम हार गए, तो अब रिलीजियस वॉर की तरफ बढ़ा जाए। अब ये दूसरी गलती, रिलीजियस वॉर में आपको आश्चर्य होगा। देखिए एक संगठन है अमेरिका में, उसका नाम है सेंटर ऑन कॉन्शियंस एंड वॉर। उसको लीड करते हैं माइक प्राइसनर जो है, वो क्या करते हैं कि जो सोल्जर, अमेरिकन कानून में ये प्रावधान है, जो सोल्जर वॉर में नहीं जाना चाहता, वो ये कह सकता है कि मेरी कॉन्शियंस अलाउ नहीं करती। जैसे मोहम्मद अली ने जो एक मोहम्मद अली फेमस बॉक्सर, वियतनाम वॉर में जब वो ड्राफ्ट हुए तो उन्होंने यही कहा कि हमारी कॉन्शियस हमको अलाउ नहीं करती। तो अब जो वो ऐसे केसेस को संभालते हैं, तो उनके पास, माइक प्राइसनर के पास, जो उनका सेंटर ऑन कॉन्शियंस एंड वॉर है, एक महिला आई और महिला ने कहा कि मेरा बेटा जो है वो मिडिल ईस्ट में है, हमें वहां से उसको निकालना है। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि देखिए उसने हमसे फोन पे बात की, और फोन पे बात करके उसने कहा कि हमको भेजा जा रहा है ग्राउंड इन्वेजन के लिए, और हमारे कमांडर कह रहे हैं कि ईरान की तबाही जरूरी है, क्योंकि तभी ईसा मसीह आएंगे। अब आप बताओ, ये सीधे तौर पे एक रिलीजियस क्रूसेड इसको बनाने की कोशिश है क्रिश्चियंस के लिए। लेकिन यहां ट्रम्प भूल जाते हैं कि क्रिश्चियंस होंगे 2 बिलियन, 2.3 बिलियन, 2.5 बिलियन दुनिया में। वो कैथोलिक्स हैं, वो प्रोटेस्टेंट्स हैं, कम से कम 72 फिरकों में वो बटे हुए हैं। इस तरह का नैरेटिव कभी नहीं चल सकता। जो ताकत मुस्लिम्स के जिहाद में है, वो क्रिश्चियंस के जिहाद में नहीं है। ये क्रूसेड्स नहीं है, वो जो 1000 साल क्रूसेड चले थे। अगर ट्रम्प ये सोचते हैं कि आज के सोल्जर्स को और अमेरिकन सोल्जर्स को, जो बिना चॉकलेट और ये बर्गर खाए रह नहीं सकते बहुत दिन,
उनको आप जिहाद पे ले जाइएगा, सेक्रीफाइस कराने ले जाइएगा, तो ये हास्यास्पद है। लेकिन इस तरफ ये झेल रहे हैं, ये मतलब उनको झोंक रहे हैं, और इसमें देखिए हाहाकार मचेगा अमेरिका में। तो देखिए डिस्ट्रक्शन तो बड़े पैमाने पे हो सकता है। अच्छा, एक चीज आपको और बताएं, फुल ग्राउंड इन्वेजन की बात से एक्चुअली ट्रंप डर रहे हैं, हालांकि तैयार कर रहे हैं अपनी फौजों को सैद्धांतिक रूप से एक क्रिश्चियन उस पे क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट प्लान पे। अब उनके जो एडवाइजर्स हैं वो कह रहे हैं कि ग्राउंड इन्वेजन के पहले कुछ कमांडो ऑपरेशन कर दो। उस कमांडो ऑपरेशन में यह बात है कि एक जैसे ईरान का खर्ग आइलैंड है, तो खर्ग आइलैंड वो वहां पर ईरान का सबसे ज्यादा तेल वहीं से निकलता है, तो उन्होंने कहा स्पेशल कमांडो ऑपरेशन करो, खर्ग आइलैंड पे कब्जा कर लो। दूसरा, उन्होंने कहा इस्फहान पे जब पिछली बार जून में अमेरिका ने हमला किया था, तो उसके बाद जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो और नीचे दबा दिया गया है, तो एक स्पेशल कमांडो रेड करो जो इस्फहान से वो यूरेनियम एनरिचमेंट निकाल के ले आए। अब देखिए ऐसी बातें हो रही, यानी वो फिर भी वेनेजुला वाली, जबकि वेनेजुला ईरान नहीं है, ये 100 बार प्रूव हो चुका है, लेकिन फिर भी माइंडसेट इन लोगों का वेनेजुला वाला है। स्पेशल कमांडो रेड ईरान में जो आखिरी हुई थी अमेरिका की जिमी कार्टर के समय 1979 में, वो इतनी बुरी तरह फेल हुई थी, उसमें अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए थे, हेलीकॉप्टर एक दूसरे से टकरा गए थे, और जिमी कार्टर की जो प्रेसिडेंटशिप है वो चली गई थी। तो ये जो देखिए, ये तो और ज्यादा दलदल में ये फंसते जा रहे हैं। और ईरान के जो नुकसान की बात है, ईरान को तो नुकसान भाई जाहिर सी बात है होना है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि ईरान ने जो नुकसान किया है वो पहली बार नेक टू नेक, मतलब अगर ईरान में 1000 से ज्यादा सिविलियंस मारे गए हैं, तो इजराइल में भी कुछ संख्या उसी के करीब है, जो जिस तरीके की तबाही इजराइल में हुई है। भले ही लोग छुपा लें, कल को उनको बताना होगा। तो ये देखिए एक जंग अभी इस डायरेक्शन में चल रही है। दो मेरे लास्ट सवाल आपके अमरीश जी क्विकली, कि एक तो ये कि क्या न्यूक्लियर वॉर की तरफ किसी भी तरीके से आप इसको जाता हुआ देख रहे हैं, या ये सिर्फ पॉस्चरिंग है, एक तरह का खौफ, एक तरह का भय जो है वो पूरी तरीके से फैलाने के लिए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो न्यूक्लियर सबमरीन है उनको मोबिलाइज किया जा रहा है। और दूसरा मेरा सवाल ये है आपसे कि जब हम ये देख रहे हैं कि ग्राउंड इन्वेजन की जब हम बात कर रहे हैं, तो पहले कुर्द जो है उनको पावर और सब कुछ देने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें तो IRGC ने बिठा दिया, एक तरह से साफ तौर पर दिख रहा है। तो क्या ये हिमाकत अमेरिका कर सकता है कि वो ग्राउंड इन्वेजन, क्योंकि इतना जटिल बना हुआ है ईरान, आप तो वहां से होकर आए हैं, कि ग्राउंड इन्वेजन जो वहां पर अगर किया जाएगा तो अरागची सीधे तौर पर कह रहे थे कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, और हम तो इंतजार कर रहे हैं बैठ के। मेरा सवाल ये कि क्या न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं आप इसको? पहले मैं ग्राउंड इन्वेजन पे बात करूं। देखिए ग्राउंड इन्वेजन ईरान में जब गया था, तो वहां देखिए ईरान एक मोज़ैक है। मोज़ैक मतलब कि वो अलग अलग, उसका एक कोई वो नहीं है वेनेजुला की तरह की, वो एक कोस्टल कंट्री है और उसका एक समतल एक ही तरीके की ज्योग्राफी है। ईरान की ज्योग्राफी बहुत वेरीड है, बहुत अलग अलग भिन्न है। कभी रेगिस्तान है, पहाड़ हैं, फिर समतल जमीन है, फिर उसके बाद कुछ और इस तरह की नहरें आ जाती हैं, तो कई तरह की वॉरफेयर वहां पॉसिबल है। तो इसलिए ग्राउंड इन्वेजन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अमेरिका को होगी ईरान का टेरेन, जो इरानियंस जानते हैं, और इरानियंस 20 साल से इसी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, 20 से भी ज्यादा ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहे हैं। और अमेरिका में कोई तैयारी नहीं है ग्राउंड इन्वेजन की ईरान जैसी जगह पे, क्योंकि ईरान इराक नहीं है। इराक वॉज मोस्टली डेजर्ट एंड सिटीज, ईरान डेजर्ट और सिटीज नहीं है। ईरान में पहाड़ियां बहुत हैं, ईरान में रेगिस्तान है, अलग तरह के रेगिस्तान है, और वहां पर जो पॉपुलेशन है वो ईरान के साथ है, यानी जो सुन्नी है वहां पर। अभी आज ही देखिए कई सुन्नी ट्राइब्स ने अनाउंस किया कि वो ईरान की हुकूमत के साथ है, बलूची ट्राइब्स ने अनाउंस किया वो पहले, फिर कुछ कुर्दिश ट्राइब्स भी जो जिनको अमेरिका भड़काने की कोशिश कर रहा है, उनका भी एक हिस्सा, उसने भी काम ईरान के साथ है। तो देखिए ग्राउंड इन्वेजन में तो ये बुरी तरह से मात खाएंगे। जो न्यूक्लियर वाली बात आ रही है वो मेरे ख्याल से पहले ये कुछ कमांडो ऑपरेशन शुरू करेंगे, और उन कमांडो ऑपरेशंस के बाद वो जो फेल होंगे तो ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि एक नए सुप्रीम लीडर आ गए हैं, और जो हो सकता है नया फतवा दे दें, जो खामनेई का, इमाम खामनेई का फतवा है कि न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, वो फतवा बदला जा सकता है।
इस्लाम में इसका प्रावधान है, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में, कि अगर जिंदगी पे बन जाए तब आप इस तरह की चीज इस्तेमाल क्या कर। सिर्फ फतवे के बीच फतवा अटका हुआ है बीच में ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने के लिए, आप ये कह रहे हैं? जी, और क्या। अभी तक देखिए, सबसे बड़ी आयरनी क्या है, ट्रेजेडी भी नहीं, आयरनी क्या है, जो एक आदमी इमाम खामनेई, जो ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए या बनाए तो यूज ना करे, जो एक आदमी रोके हुए था वो थे इमाम खामनेई, उनको मार दिया। और किस बात पे मारा? कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे ईरान को। अभी आप देखिए, आयरनी देखिए अब इस सिचुएशन। अब इमाम खामनेई को आपने मार दिया, जो एक आदमी था जो रोक सकता था। अब मुश्तबा खामनेई और अब जो नई लीडरशिप है, जो नए लड़के आए हैं IRGC में कई लेवल्स पे, और अली लारजानी जैसे लोग हैं जो बिल्कुल फोकस्ड हैं इजराइल और अमेरिका के डिस्ट्रक्शन पे, उनका ये मानना है कि अब ईरान के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए और इस्तेमाल करे। क्योंकि देखिए, न्यूक्लियर बॉम्ब ऑलरेडी ईरान ने एक तरह से बना रखा है, वो ऐसा नहीं है, वो बस थोड़ा सा उसमें टेक्निकल चीजें हैं। विद इन 24 आवर्स ईरान विल बी रेडी विद अ न्यूक्लियर वेपन। ओके, ये बात कहने में भी जबान जो है वो लरसती है और हाथ एक तरह से कांपते हैं कि दुनिया किस तरफ बढ़ रही है। अगर ऐसा होता है तो ये तबाही, अगर ये लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ ईरान तक महदूद रहेगी, तो ये भूल जाएं कि न्यूक्लियर अगर वेपन का इस्तेमाल होता है तो डिस्ट्रक्शन जो है वो कहां कहां तक फैलेगा, इसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता है। ये इंसानियों के लिए, इंसानी नस्ल के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा आप लगाइए। दो सिरफिरे लोग, उन्होंने ये सोचा कि ईरान के ऊपर हमला किया जाए ताकि जो उनकी हेजेमनी है, जो पूरे मिडल ईस्ट पर उनकी काबिज है, जिसमें ईरान उनका आखिरी रोड़ा है, ग्रेटर इसराइल बनाने में, थर्ड टेम्पल, ये आप इस सबको भी समझने की जरूरत है कि ये सिर्फ जो वॉर जो दिख रही है उसके अलावा जो इसके थियोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं वो इजराइल के पर्सपेक्टिव से देखें, या फिर आप अमेरिका में जो कहा जा रहा है आर्मगेडोन जो कहा जा रहा है कि जब ये होगा तभी जीसस क्राइस्ट जो हैं वो फिर से आएंगे, तो आप ये देखिए कि इमोशनली भी कैसे लोगों को, जब मिलिटरीली फेल हो रहे हैं तो इमोशनली किस तरह से लोगों को साथ में रखा जा रहा है। आने वाले दिन बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं और इंटरेस्टिंग भी है देखना। बहुत शुक्रिया अमरीश जी, आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।